चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 10 के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में देखते हैं। तो इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरियो जोक से लेकर वट वृक्ष हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों सैकड़ों जीवधारियों के साथ रहते हैं। और यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतया वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिससे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिससे के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं और वह पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर हम दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और यह आकार और कार्य में विभिन्न है और परंतु अंतर निर्भरताओं में जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में देखें। यदि आप आसपास नजर दौड़ाएं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है और यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियां की 8% भाग यानी लगभग 16 लाख उप प्रजातियां पाई जाती है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। और आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा हुआ है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण देखें। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे हास्य के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है, परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। संरक्षण से परिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साधन अनुसाध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं और यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनक के लिए वनस्पति और पशु में जिन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं और जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने के लिए भी निर्भर है। और 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षण ने राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की और भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे और सारे भारत में रक्षित प्रजातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम में के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध पर वन्य जीव पर आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर भी प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें ने कई उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं और केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हैं और कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षण प्रदान करना है। और इन प्राणियों में बाघ, एक सिंग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा अंगूर है और 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल में रहने वाले मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल भी हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। बाघ परियोजना क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण में बाघ यानी टाइगर का एक महत्वपूर्ण जंगलीय जाति है और 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी से आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से भी घटकर मात्र 1,827 रह गई है। और बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थानों का सिकोड़ना, योजना के लिए आवश्यक जंगली
जंगली उपजातियों की संख्या कम होने और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों की एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में उपयोग के कारण रहे यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों की आवास उपलब्ध कराते हैं और अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वाले मुख्य निशान पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है और इनकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव विविधता को बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के उदाहरण है। आजकल संरक्षण परियोजना जैव विविधता पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता में खोज की जा रही है और संरक्षण परिनियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 से 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, मृगों और एक ड्रैगन फ्लाइट भी संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधे के भी 6 जातियां पहली बार सूची में रखी गई। और वन्यजीव संरक्षण के प्रकार और वितरण के बारे में देखें। यदि हम वन और वन्यजीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहते हैं तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन्य विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है और इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन्य क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। दूसरा है रक्षित वन। वन्य विभागों के अनुसार देश के कुल वन्य क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है और इस वनों की ओर अधिक नष्ट होने से बचने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। उसके बाद तीसरा है अवर्गीकृत वन है। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होता है और वर्गीकृत वन कहते हैं। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है और इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में भी 1/12 अनुपात आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का 1/12 अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। उसके समुदाय और वन संरक्षण के बारे में देखें तो वन संरक्षण की नीति हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। आमतौर पर हम इस बात से अनजान रहते हैं कि वन हमारे देश में कुल मानव प्रजातियों के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। और सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं और कई क्षेत्र में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और आमतौर पर सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने लोगों को तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकर सोचूरी घोषणा कर दी कि जिसके अपने ही नियम कानून है और सेंचुरी घोषित कर दी जिनका अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित है और तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन जीवों को बचाएं।
पवित्र पेड़ों के झुरमट विविध और दुर्लभ प्रजातियों के संपत्ति क्या है तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराने वन्य जातीय विश्वास है जिनका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। और इन्हीं विश्वासों में विभिन्न वनों को मूल्य एवं को मार्ग के रूप में बचा कर रखा जाता है और जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट यानी देवी देवताओं के वन कहते हैं। और वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोगों ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। और कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और अधिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मूरा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। ओडिशा के और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करी जाती है। और हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और बट वृक्ष की को पवित्र मानते हैं, उन्हें पूजा करते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इससे की कृतियों को संरक्षित रखने अपने परंपरागत तरीके हैं। आमतौर पर झरनों पहाड़ियां चोटियां पेड़ों और पशुओं की पवित्र मानक तथा संरक्षण किया जाता है। और आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं। मंदिर के भक्त में गिनने जाते हैं। और राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरन चिंकारा नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं जो वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन्य कटाई रोकने की कामयाब नहीं रहा अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय लोगों की स्थानीय पेड़ पौधों की जातियों को प्रयोग करके समुदाय के वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के लिए नए तरीके का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीच बचाव आंदोलन और नवोदयन ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध प्रकार के फसल उत्पाद द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारित कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका में महत्व को उजागर किया है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। और इससे के गांव के स्तर पर गांव का स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है और जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। और इसके बदले में समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन्य उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा फसल संरक्षण में प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाकलापों से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में भी अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप में प्रतिफलित हो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी को रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक की भी छाया प्रदान करता है।